अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना है। हाँ जी, ऑटम 19 नहीं किया हुआ ये नहीं यार, इतनी मायूसी वाली बात है बिल्कुल भी नहीं। मतलब समझ ही कुछ नहीं आया करना क्या है। हाय हाय, पढ़ ले, वही कराता हूँ। पढ़े पढ़े सवाल। अच्छा ठहरे ठहरे, आप लोग भी और ये जो रिकॉर्डिंग वाले बच्चे हैं इनके लिए भी। अब जब ये आखिरी महीना होता है ना, तो उसमें फिर घबराहट बढ़ जाती है। फीस जमा करा देते हैं, तो फीस करा दी जमा। मेरे ख्याल में ये दिसंबर एंड पे होती है शायद, 6 जनवरी लास्ट डेट है। अच्छा, तो फिर तो आखिरी दिन ही कराएंगे जाके। करा दी। अब जब फीस जमा करा दिया ना, तो आपको अब पता लग रहा है कि हाँ पेपर देने हैं। अब सीरियस भी होंगे, पढ़ने भी लगेंगे, तो फिर पैनिक हो जाएंगे, घबराहट हो जाएगी। घबरा जाएंगे तो जितना आता है वो भी सब गिरा देंगे। इसलिए अब से ऑनवर्ड जो चल रहा है ना, उसको अच्छा चला लें। क्योंकि अगर ये भी छोड़ दिया कि जो पहले पढ़ा है वो तो सही संभालूं, तो फिर ना आपसे वो संभलना है, और जो अभी चल रहा है फिर वो भी नहीं होना। फिर फरवरी में 28 दिन ही है, 2800 तो है नहीं, वो तो 28 दिन ही रहेंगे फरवरी में। तो फिर भी कह रहा हूं, इंसान के बच्चे बनके जो अभी चल रहा ना बेटा, वो ढंग से कर दें। जो पहले पिछला रहता है, आप रोज का रोज पहले करें। फिर अपनी कोई नींद, कोई खाना, कोई आवारागर्दी, कोई मोबाइल मोबाइल का यूज, इसके टाइम को कम करके फिर पिछले पढ़े हुए के लिए टाइम निकालें। नींद तो खैर पहले भी आपकी नहीं है, रातें जागते हैं माशाल्लाह, आप नेक लोग हैं। मोबाइल का इस्तेमाल नेकी की नीयत से कर रहे होते हैं, तो सारी रात मोबाइल के इस्तेमाल में गुजर जाती होगी। तो वहां से टाइम निकालना पड़ेगा। और आप अगर सीरियसली अपने साथ सिंसियर होकर देखेंगे ना, तो आप बहुत सारा फालतू टाइम कट कर सकते हैं। वहां से टाइम निकलेगा तो पुराने वाला कवर करना है। ये नहीं है कि कि जी पहले सही होगा तो आगे सही आएगा ना, नहीं। जो अभी वाला है वो ठीक से पढ़ लें। अपने फालतू टाइम में से फालतू, अब वाकई आपको पता होगा कौन सा फालतू टाइम लगा रहे हैं, उसमें से टाइम निकाल के पिछला रिवाइज करना है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब चूंकि पैनिक होंगे तो फिर परेशान होके फिर अजीब अजीब बातें भी करेंगे अपने आप से भी। अभी हम पढ़ रहे हैं सीवीपी। सीवीपी मुश्किल है कि नहीं है? हाँ है। और इसकी मुश्किलों की एक वजह यह है कि सवाल में ये मुश्किल से प्लान होता है कि कौन सी पहेली कैसे सॉल्व करनी है। अब खासतौर पे जो कल ऑटम 24 किया था, उसमें टोटली रिवर्स चलना था। कोई एक आधी रिवर्स वर्किंग हो ना, उसमें टोटल रिवर्स चलना था। पेपर में बैठ के इस तरह का दिमाग चले ना चले, तो ये इस वजह से मुश्किल हो जाता है सीवीपी। तो फिर क्यों ना सीवीपी पे हमको 1 महीना लगा ले, है ना, जल्दी से। क्योंकि प्रोसेस कॉस्टिंग पे जो कितने लेक्चर लगाए हैं, 18 17 18 शायद लगाए हैं, 20 लगाए होंगे। तो फिर सीवीपी भी ऐसा करते हैं कि कम से कम को 20 तो लगाएं, क्योंकि मुश्किल जो है। तो फिर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे भी कुछ 40 होने चाहिए कम से कम, क्योंकि मुश्किल है। को 20 लेक्चर इन्वेंटरी मैनेजमेंट पे भी होने चाहिए। कितने हो गए? 20 लगा देते हैं सीवीपी पे, 40 लगाते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग पे, और 20 कम से कम इन्वेंटरी मैनेजमेंट। क्योंकि हमने बड़ों से सुना था, सीनियर से सुना था कि ये जो आखिरी ग्रेड है ना डिसीजन मेकिंग, ये बड़ा मुश्किल है। और इससे आते हैं 35 से 40, पता नहीं। तो कितने हो गए भाई? 80 क्लासें हम इसमें लगा लेते हैं, तो पेपर अगली टाइम में दे दें फिर। इसमें ना देखें, अपनी अपनी डिफरेंट अप्रोच हो सकती है, लेकिन मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग ये है कि आपने जो अभी जो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, तो चूंकि ये बहुत मुश्किल है, तो फिर वो 10 साल स्कूल में फिर टाइम जाया करते रहे। हम आपको मुताला पाकिस्तान में शक्ति लोग पढ़ाते रहे, मतलब वो 10-12 साल जाया किए हैं। ये सीवीपी तभी पढ़ा देते, आराम से 10-12 साल तक सीवीपी पढ़ाते, है ना? ऐसी बात है। आपने वो 10-12 साल जो मेहनत की है ना,
तो फिर आप काबिल हैं कि 1 महीने में ये चीजें पढ़ सकें। तो आपकी मेच्योरिटी, मेंटल मेच्योरिटी के हिसाब से आपको सिखा सिखा के आस्ता आस्ता बढ़ाया जाना होता है। तो ये जो इससे पहले हमने पढ़ा है 60 नंबर उसमें से भी आने हैं, सिर्फ इसी से नहीं पेपर पास फेल कराना, 60 नंबर पहले पढ़े हुए में से भी आने हैं। और उनको समझना और सवाल करना निस्बतन आसान था इनकी निस्बत। प्रोसेस कॉस्टिंग तकरीबन तकरीबन एक सेट पैटर्न है सवाल का, वेरियस का भी तकरीबन एक सेट पैटर्न है सवाल का, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन तकरीबन सेम फॉर्मेट है, ओवरहेड्स तकरीबन सारे सवाल एक तरह के हैं। तो वो जो उन सारे चैप्टर से आपका एक एक माइंड डेवलप हो रहा था, स्किल्स बढ़ रही थी, आपका हौसला बढ़ रहा था, तो वो सारा कुछ मैं 20 क्लासेस में थोड़ी करा सकता हूं। तो इसलिए अगर इसका टाइम बढ़ाना है तो फिर शुरू वालों का टाइम थोड़ा करना पड़ेगा। तो आप ये चीजें डिसीजन मेकिंग आखिरी महीने में पढ़ने के तब काबिल हो रहे हैं जब 3 महीने वहां जान मारी है। तो इसलिए आप इसको इस एंगल से मत देखना कि वो भाई प्रोसेस कॉस्टिंग में तूने 15 लेक्चर लगाए थे, ये तो 5 लेक्चर में हो गया। आप इस काबिल बन गए हुए हैं क्या? आज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कॉस्ट की पहली क्लास के अंदर थे। आपको बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस आ गई हुई हैं जो आपके लिए बहुत नॉर्मल हो गई हुई हैं, जो आपको शुरू में नहीं आती थी। सीवीपी में कई पहेलियां सॉल्व करनी पड़ेंगी जो अगर मैं आपको लेक्चर 2-3 में सिखाने की कोशिश करता तो आपको ना समझ आती। तो इसलिए आप हौसले के साथ बस अपनी एफर्ट्स इस आखिरी महीने में बढ़ा लें। जो अभी चल रहा है पहले वो पढ़िए, रोज का रोज पढ़िए, और जो उससे पहले रह गया है उसके लिए फालतू टाइम को खत्म करके उसमें से टाइम निकालें। बस घबराना नहीं है। इस सारी डिस्कशन का समरी है कि घबराना नहीं है। जो कुछ भी प्लान किया आपके हिसाब से आपकी बेहतरी के लिए ही प्लान किया हुआ होता है, उसके हिसाब से ही सारा टाइम चल रहा होता है। तो बस आपने पैनिक नहीं करना। पैनिक कर जाएंगे तो ये गिर जाएगा आखिरी महीना। ऑटम 19 बिल्कुल ही समझ नहीं आया, बिल्कुल इम्पॉसिबल। अच्छा, मैं कल जो वो चूंकि कल वो लोग भी पहुंच गए हुए थे तो मैं बात समेट रहा था। मैंने कल जो आखिर में बात की थी ना वो दोबारा बताता हूं अगर कल किसी ने नहीं लिखी तो। टारगेट सेटिंग का सवाल है और सवाल में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो वो जो आपको मैंने 2 फार्मूले बना के दिए थे, अगर हमें पहला वाला फार्मूला लगाना पड़ रहा हो तो मल्टीपल प्रोडक्ट से उस फार्मूले में क्या फर्क पड़ जाना है? सेल प्राइस भी और वेरिएबल कॉस्ट भी वेटेड एवरेज करनी है, बिल्कुल जैसे ब्रेक इवन में करते थे। और उसका जो यूनिट्स का आंसर आएगा वो कंबाइंड निकलेगा, जिसको फिर रेशो में ही यूनिट्स में तोड़ना पड़ेगा। और अगर दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है तो जो सीएस रेशो है वो वेटेड एवरेज होगी, बिल्कुल जो ब्रेक इवन में सिखाया था। और फिर उसको सॉल्व करके जो आंसर निकलेगा सेल्स का, वो कंबाइंड सेल्स निकलेंगी, उनको प्रोडक्ट वाइज बांटना पड़ेगा। और ये ब्रेक इवन में सिखा चुका हूं। कैसे फैसला करेंगे कि यूनिट्स वाला फार्मूला लगाना है कि रेवेन्यू वाला? रेशो पे डिपेंड करता है कि रेशो किस हिसाब से। तो ये मैंने कल आखिर में बात की थी और इसके लिए फिर ऑटम 19 होमवर्क दिया था। चलिए ऑटम 19 करा देता हूं भाई। बिल्कुल मायूस हो गए, आपको समझ ही नहीं आया, ये नहीं अच्छा नहीं है भाई। चले पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें, सवाल कर लेता हूं बोर्ड पे। अरे सवाल तो पढ़ ले यार। कौन सा बोला? ऑटम 19।
चले पढ़ लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या? अच्छा, एक छोटी सी एम्बिग्विटी है, वो भी खैर इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन है, तो उसकी वजह से अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी हो सकता था। ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, कारपेट्स एंड रग्स वुड बी सोल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4। मेरे ख्याल में शायद एग्जामिनर ने खुद अंग्रेजी लिखते हुए भी समझा होगा कि सिंपल सी बात है। इस सेंटेंस से क्या मीनिंग लग रहा है कि ये रेशो कारपेट्स और रग्स के यूनिट्स की है कि रेवेन्यू की? कारपेट्स एंड रग्स वुड बी सोल्ड इन रेशियो 1:4, ये यूनिट्स की है, वाकई ही यूनिट्स की है। लेकिन अगर इस पे बहस की जाए कि नहीं लिखा कहां है यूनिट्स की है, तो उस हिसाब से फिर हाँ बन तो सकती है कि रेवेन्यू की, क्या पता बात हो रही हो। तो इसलिए ये है यूनिट्स की रेशो, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं ये साबित तो नहीं हो रहा कि यूनिट्स की है, तो वो एग्जाम में नोट लिख दे कि क्लियर नहीं कहा हुआ, इसलिए हम इसको रेवेन्यू की रेशो ले रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे, वैसे ये यूनिट्स की थी सवाल के अंदर, यूनिट्स की रेशो है। तो फिर हमें ब्रेक इवन में और टारगेट सेटिंग में भी फार्मूले कौन से चलाने हैं? यूनिट्स वाले। पार्ट ए, सेल्स रेवेन्यू निकालना है ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है यूनिट्स में। अब ब्रेक इवन बेशक रेवेन्यू में निकालना है, लेकिन चूंकि रेशो यूनिट्स की है तो हमें यूनिट्स के रास्ते से आना पड़ेगा। अब सवाल में ये पता चल रहा है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, ये पता चल रहा है कि चैप्टर का सवाल है। क्लियर। पार्ट ए में करना क्या है? ब्रेक इवन निकालना है। तो सवाल हो गया प्लान कि हमने ब्रेक इवन निकालना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो इसलिए कंबाइंड ब्रेक इवन निकालना है। पार्ट ए, हमें पहले निकालना पड़ेगा कंबाइंड ब्रेक इवन, और चूंकि रेशो यूनिट्स की है तो यूनिट्स वाला टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब इन दोनों की एक एक करके तलाश कर लेते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट सवाल में नजर आ रही हो, देखते ही नजर आ जाए? नहीं, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन। तो यहां से निकलेगा कंबाइंड ब्रेक इवन। उस ब्रेक इवन को फिर हम यूनिट्स प्रोडक्ट वाइज तोड़ेंगे, लेकिन पूछिए अमाउंट है तो प्राइस से मल्टीप्लाई करके ब्रेक इवन अमाउंट में आ जाए, और यूनिट्स तो निकाल ही चुके होंगे, तो बजटेड सेल्स के साथ डिफरेंस लेके मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलेगा। ये सवाल की प्लानिंग हो गई। तो अब हम चलते हैं वर्किंग वन, टोटल फिक्स कॉस्ट। ये जो ऊपर इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, ये गुजरे हुए साल की है या इसी साल की बजटेड है? दी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द न्यू बिजनेस। तो ये साल का बजट ही है, हम साल के शुरू में ही खड़े हैं और अभी ये बजट ही है। तो इसमें जो सेल्स आ रही हैं वो बजटेड सेल्स है। टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, तो टोटल फिक्स कॉस्ट किधर है? अंग्रेजी में तो कहीं नहीं है, हमें इस इनकम स्टेटमेंट में से ही ढूंढना है जो ढूंढना है। 1000 है शायद, है 1000, खैर मिलियन में भी कर सकते हैं। कहां है अभी फिक्स कॉस्ट? अंग्रेजी में तो कहीं नहीं लिखी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर भी हो सकती है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी हो सकती है। तो फिक्स कॉस्ट नहीं देनी तो हाइलो मेथड लगा ले, हैं? हाइलो मेथड क्यों नहीं लगा सकते भाई? दो उसके लिए यूनिट्स होने चाहिए ना, तो हाइलो तो नहीं लगेगा। अब हमें इस कॉस्ट ऑफ सेल्स और ऑपरेटिंग में से फिक्स ढूंढनी है। सवाल में जितना डेटा अवेलेबल है फिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन लास्ट पैराग्राफ से कुछ हिंट मिलता हूं, लास्ट पैराग्राफ से कोई रास्ता नजर आता हूं क्या, तो वेरिएबल तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर ले हम, तो फिर डिफरेंस लेके फिक्स कॉस्ट निकल आएगी। तो जो आपको सवाल में टोटल कॉस्ट गिवन है, टोटल कितनी है? 360 और दूसरी 90।
450। इसमें से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर ले तो बाकी फिक्स्ड हो जाएंगी, ये बाकी फिक्स्ड आ जाएंगी, इसमें कोई एतराज। फिक्स कॉस्ट ढूंढते हैं। लास्ट पैराग्राफ में क्या गाइडेंस अवेलेबल है? कारपेट और रग की पर यूनिट सेल प्राइस है और कंट्रीब्यूशन पता है, तो हम कारपेट और रग्स सेल प्राइस पता है कितनी, 24,000 और 4,000, और चूंकि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पता है कितना है, 25% यानी 6,000 और इसका यानी 800। तो कंट्रीब्यूशन पता होने से हमें वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई। शाबाश, मैंने इसी ब्रैकेट नहीं लगाया था। 18,000 मैंने इसीलिए ब्रैकेट नहीं लगाया था कि देखें क्या करते हैं आप। कहा कहां पर? 24,000 पे ना? अच्छा नहीं नहीं, 25% 24,000 के लिए है और 20% 4,000 के लिए रिस्पेक्टिवली। तो मैं इस 450 मिलियन में से 18,000 और 3200 माइनस कर दूं? नहीं, क्या करें? टोटल निकालनी पड़ेगी, तो इनके यूनिट्स कितने? नहीं पता। हमें इनकम स्टेटमेंट में टोटल सेल्स नजर आ रही हैं। कल भी सवाल में, परसों में भी किया था, अगर सेल प्राइस से डिवाइड कर दें तो यूनिट्स आ जाएंगे, लेकिन दो प्रोडक्ट्स हैं तो फिर एवरेज सेल प्राइस से कर देते हैं। तो अगर हम लोग एवरेज सेल प्राइस निकालें तो वो बनेगी 24,000 का वजन कितना है, 1/5, और 4,000 का वजन कितना है, 4/5। $8,000। अच्छा, अभी हम ये प्रोडक्ट वाइज कर ही रहे हैं तो यहीं पे ही फाइन कर लेते हैं। अभी अभी सेल प्राइस निकाली है एवरेज, तो कोई मुश्किल तो नहीं है अगर वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन भी बना लेते हैं इधर ही। हाँ जी, 6,000 1/5 और 800 4/5, 1840। बेशक ये बाद में चाहिए था, लेकिन रास्ते में मिल गया तो अब इनकार थोड़ी करेंगे। नूर, वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन चाहिए था ना, तो भी वो प्राइस वेटेड एवरेज किया था तो वहीं पे नजर आ रही है फिगर, कंट्रीब्यूशन भी निकाल लिया। अच्छा, बात शुरू कहां से हुई थी? ये वेटेड एवरेज सेल प्राइस क्यों चाहिए? ये सारी बहस शुरू कहां से हुई है? हमने कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, तो 18,000 और 3200 माइनस करते हैं। नहीं, टोटल, तो टोटल के लिए इनके यूनिट्स चाहिए, यूनिट्स तो है नहीं, लेकिन इनकम स्टेटमेंट के फेस पे सेल्स की टोटल फिगर है और उसको अगर हम प्राइस से डिवाइड कर दें तो यूनिट्स आ जाएंगे, लेकिन वो दोनों प्रोडक्ट्स की सेल है, इसलिए हम उसको डिवाइड भी फिर एवरेज प्राइस से करेंगे। कितनी है सेल्स? 500 मिलियन को डिवाइड कर देते हैं 8,000, 62500। ये कारपेट्स हैं कि रग्स हैं? दोनों हैं। तो अगर हम इन दोनों को तोड़ना चाहें तो इसमें से कारपेट्स हैं 1/5 और रग्स हैं 4/5। 12,500, 50,000। तो ये जहां से हमने वर्किंग 1.1 शुरू की थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएंगी 12,000 यूनिट्स कारपेट के हैं इंटू 18,000 और 50,000 यूनिट्स रग्स के हैं इंटू 3,200।
38 ये फिक्स कॉस्ट मिल गई 385 अच्छा, आप देखें सीवीपी के सवालों में मुश्किलें ये हैं कि कभी वर्किंग कैसे, कभी कैसे, लेकिन अगर आप इन सब पे गौर करें तो ये थोड़ी कि कभी पश्तो कर रहे हैं, कभी जर्मन आ गई है, कभी मशर्तीलूम आ गया है, कभी आप फीसागोरस पे चले गए, हो तो वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, सेल प्राइस, यूनिट, सब इन्हीं का आपस में रिलेशन यूज हो रहा है। तो अगर आप इन सारे सवालों पे गौर करेंगे तो हैं यही चीजें, इन्हीं में से इधर उधर जाना है, तो वो आपको प्रैक्टिस और कुछ बच्चों को ये लगता है कि और सवाल दें मजीद सवाल, लेकिन मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूं, जानी मानी तजुर्बे की बात बता रहा हूं, अभी आप एग्री करें ना करें, 100 सवाल कच्चे कच्चे एक एक दफा कर लेने से बेहतर है कि आपने 10 सवालों को अगर 10 दफा किया होगा ना, रट्टा लगा के नहीं, हर दफा करते हुए कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करें, फिर करने लगे, फिर कॉन्सेप्ट रिकॉल करें कि क्यों हो रहा है ये। ऐसे ही है कि आप सरसरी सी नजर सारे बिल्डिंग्स पे दौड़ा लें, आपको कुछ बिल्डिंग का डिजाइन याद नहीं रहना, कोई तरीका नहीं समझ आएगा बिल्डिंग का डिजाइन कैसे बनता है। एक ही बिल्डिंग पे गौर करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो इसलिए आप एक ही सवाल को अगर 2-3 दफा सॉल्व कर लेना तो वो बहुत बेहतर है। तो इसलिए जितनी आपको प्रैक्टिस करा दी है, हर चैप्टर में इतने सारे पास पेपर के सवाल हैं, बहुत है ये सवाल। फिक्स कॉस्ट आ गई 65 मिलियन, तो कंबाइंड ब्रेक इवन बन गए 35326, ये यूनिट्स हो गए कंबाइंड। अब यहां से मैं बनाने लगा हूं रिक्वायरमेंट, तो प्रोडक्ट वाइज ब्रेक इवन कारपेट्स और रग्स। कारपेट के यूनिट्स 70, रग्स के 28261, कारपेट की प्राइस 24,000, रग्स की प्राइस 4,000, कारपेट्स का रेवेन्यू मिलियन में बता दीजिएगा 169.56, रग्स 113.04, ये ब्रेक इवन रेवेन्यू में आ गया। जी हाँ जी, ये सवाल की रिक्वायरमेंट में प्रोडक्ट वाइज मांगा है उन्होंने, रिक्वायरमेंट कंप्यूट दी सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन, प्रोडक्ट वाइज मांगा है, लिखा हुआ प्रोडक्ट वाइज नहीं, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हर प्रोडक्ट ही का बताना होगा ना। हाँ, अगर वो कहता पार्ट है कंप्यूट दी कंबाइंड, तो फिर तो कह रहा है कंबाइंड। जब वो कह ही है ब्रेक इवन बता दे और सवाल में दे भी 2 प्रोडक्ट्स रहा है, तो दोनों का ही होगा। ब्रेक इवन रेवेन्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसमें, यूनिट्स में। इसी के नीचे ही, मेरे पास जगह नहीं थी वरना इसके नीचे ही कर लेता, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में। जी फार्मूला बजटेड सेल्स, तो बजटेड सेल्स कितनी है, ये बजटेड सेल्स ही है, तो 12,500 माइनस ब्रेक इवन, रग्स नहीं डिवाइड नहीं, यूनिट्स में पूछा है, परसेंटेज नहीं यूनिट्स पूछे, और रग्स 50,000 माइनस 2854
3521,739, ये है जी पार्ट ए। तो अब जिनको समझ ही नहीं आई थी, नहीं तो हुआ ही नहीं, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब बताएं इसमें क्या चीज है जो पता ही नहीं थी। पार्ट ए, पार्ट बी, टारगेट सेटिंग आ गई। पार्ट ए में बता दे, कुछ पूछना तो। पार्ट ए, पार्ट बी, इसमें इसकी अंग्रेजी ही से पता चलेगा कि इक्वेशन क्या बननी है। डिटरमिन द नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड इफ एमपीएल विशेस टू मेंटेन प्रॉफिट। तो ये टारगेट सेटिंग वाला सवाल हो गया और मल्टीपल प्रोडक्ट्स वाला सवाल है। लेकिन इसमें ट्रिकी बात ये थी कि टारगेट प्रॉफिट कितना है। हाँ जी जी, सेल्स के 10% के बराबर। कौन सी सेल्स? किन सेल्स के 10% के बराबर? बजटेड सेल्स कितनी? 500 मिलियन। तो ये सवाल वाले ने बड़ा कमाल सवाल बना लिया कि वो जो पर 500 मिलियन नजर आ रहा है उसके 10% के बराबर होना चाहिए। क्या सवाल बनाया उसने? मतलब जो ऊपर नजर आ रहा है 500 मिलियन लिखा हुआ, तो एग्जामिनर एक मुश्किल सवाल बना रहा है कि भाई देखो प्रॉफिट जो है ना वो 10% ऑफ सेल्स के बराबर हो, इक्विवेलेंट टू 10% ऑफ सेल्स। तो 500 मिलियन लिखी नजर आ रही है तो 50 मिलियन। तो ये क्या साइंस हुई? और ये तुक भी इसलिए नहीं बनती बात कि वो नंबर ऑफ कारपेट्स को सेल्स के साथ लिंक करके कह रहा है कि जितनी सेल्स होंगी उनका 10% प्रॉफिट भी होना चाहिए। किस सेल्स का 10%? नहीं समझ आ रही बात। देखें 10% ऑफ सेल्स लिखा है ना, तो 10% कोई अमाउंट होगी जिसका 10%। कितनी सेल्स, कौन सी वाली सेल्स का 10%? दोबारा कोशिश करते हैं। इस सवाल में एक है बजटेड सेल्स के ₹500 मिलियन है। इस सवाल में एक है ब्रेक इवन सेल्स, जो कि उन दोनों को ऐड कर लें तो 169 और 113 282 मिलियन है। तो कौन सी सेल्स का 10%? अलग अलग। हाँ जी, सवाल में पूछा क्या है? हम कितने यूनिट्स बेचें, तो जितने बेचेंगे उनकी एक सेल्स वैल्यू होगी ना। हम कितने यूनिट्स बेचें कि फाइनली जो प्रॉफिट बचे वो सेल्स का 10% हो। कौन सी सेल्स का? जो टारगेट सेल्स हम बेचना चाह रहे हैं। नहीं समझ आ रही बात? हम अच्छा, ये आपकी बात नहीं हो रही है, ये किसी क्लास की बात हो रही है। कोई क्लास है, आप लोग नहीं बैठे, आप तो सारे पास हो जाएंगे ना। वो किसी क्लास की बात हो रही है। एक क्लास अब बैठी हुई है और उस क्लास के बारे में टीचर ये सोच रहा है कि क्या कितने दिन में क्या टॉपिक पढ़ाएं कि 10% पास हो जाएं। इनमें से 10%, वो जो सुबह यहां क्लास बैठी हुई थी, वो जो साल के शुरू में सोचा था क्लास में स्टूडेंट बैठे होंगे, नहीं, जिन पे मेहनत करनी है। तो मैनेजमेंट ये चाह रही है कि हम कितने यूनिट्स बेचें कि एंड रिजल्ट क्या निकले कि प्रॉफिट 10% हो। किस अमाउंट का? सेल्स का। कौन सी सेल्स का? जो हम बेचना चाह रहे हैं।
क्योंकि अगर 500 मिलियन का 10% होता तो ये क्या सवाल बना दिया 10% ऑफ सेल्स। वो 50 मिलियन कह देता, टारगेट प्रॉफिट 50 मिलियन हो। अभी भी नहीं समझा पा रहा। जो बजटेड सेल्स हैं 500 मिलियन, जो सवाल में लिखी भी नजर आ रही है, तो ये क्या सवाल का टारगेट बन रहा है कि 500 मिलियन जो ऊपर लिखी है ना, उसी का 10% लो, वो टारगेट प्रॉफिट है। तो बस वो 10% लगाने की पहली की जरूरत ही क्या है। अच्छा, ये कुछ इतना अच्छा रीजन नहीं है इस बात का। आप कहें सर उसकी मर्जी, जैसा मर्जी सवाल बनाए, लेकिन पार्ट बी का पूरा सेंटेंस पढ़ के कोई लिंक लॉजिकली सोचे ना, कि हम कितने यूनिट्स बेचें इन ऑर्डर टू अचीव, पता नहीं क्या वर्ड है, डिटरमिन द नंबर ऑफ कारपेट्स एंड रग्स दैट मस्ट बी सोल्ड। अगर हम चाहते हैं कि प्रॉफिट कितना हो, सेल्स का 10%। कौन सी सेल्स का 10%? जो हम अब बेचना चाह रहे हैं, तो जो हमारी टारगेट सेल्स हैं उनके 10% के बराबर प्रॉफिट निकल रहा हो। यार पता नहीं आपकी शक्लों पे तसल्ली नहीं नजर आ रही है, हैं? हाँ, अब हमारे पास प्रॉफिट भी नहीं पता, तो यहां से बनेगी एक खूबसूरत सी इक्वेशन। हमने जो यूनिट्स अब बेचने हैं, प्रोडक्ट वाइज रेशियो उसमें क्या रखनी है? वो 1:4 ही रखनी। ये तो शुरू में ही सवाल के अंदर हो गई ये बात कि रेशियो 1:4 ही रखनी। तो टारगेट सेल्स ये ठीक है। अच्छा चले, एक लाइन और लिख देता हूं। टोटल कितने यूनिट्स बेचने हैं? एक्स। अब 8,000 एक्स, ठीक है, या अभी भी नहीं? ठीक है कि नहीं? कितना? ये सेल्स है ना? सेल्स का 10%, लेकिन ये तो 65 निकलेगा। भाई ये सेल्स है, ये सेल्स का 10% हो गया, लेकिन ये पैट है। हमने तो इक्वेशन में पीबीटी रखना होता है। यार ये जो इतनी देर लगी, 8,000 इंटू 10% डिवाइड बाई 65%, 1 2 3 1 एक्स। बस नहीं, एक्स लगेगा सर। 1 2 3 1 एक्स नहीं। अब हम ये अपने काम वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये क्या है? कंट्रीब्यूशन। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का सवाल है, एवरेज, यानी 1840 एक्स। 1840 एक्स माइनस 65 मिलियन इज इक्वल टू 1231 एक्स।
एक्स टोटल यूनिट्स है, ये एक्स हो गया, ये क्या है कंट्रीब्यूशन, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो इसलिए एवरेज कंट्रीब्यूशन 1840 ही है ना यार, इधर उधर ही हो गए आप, ये 1840 एवरेज कंट्रीब्यूशन है, ये बन गई 1840 एक्स, ये 65 मिलियन इज इक्वल टू टारगेट पीबीटी, ये तो इसको सॉल्व करें तो x आ जाएगा 1067332। ये तो आ गए टोटल, पूछा क्या है कितने कारपेट्स और कितने रग्स, तो इसको इसी के नीचे कारपेट्स कितने 106,732 इंटू 1/5 और रग्स 106,732 इंटू 4/। ठीक है लिख ले, मेरे पास जगह नहीं। ये था जी सिर्फ पार्ट बी। अच्छा, इसका जवाब ना आपने अपने आप को ही बताना है। ये जो मैंने यहां किया है, ये मैंने यहां फिजिक्स पढ़ानी शुरू कर दी, यानी कुछ ऐसा हो गया है जो आपको पता ही नहीं और मैंने बताया तो अच्छा पता नहीं ऐसे होता होगा, पर एक्स को ऐसे लिखते होंगे और डिवाइड करते होंगे। क्या ये ऐसा कुछ है जो टोटली नॉलेज ही नया है? ये उसी नॉलेज पे, उसी इक्वेशन पे, हाँ आपने स्कूल में जो मैथ पढ़ा है, इंटर में मैथ पढ़ा है, क्यूएम आप इम्तियाजी नंबरों से पास करके आए हैं, तो इक्वेशन बनाना ये सब बचपन से लेकर अब तक की मेहनत है। तो अरे ये तो पहले हमने कभी चूंकि कॉस्ट की क्लास में ऐसा कोई सवाल पहले किया नहीं था, तो ये इम्पॉसिबल है, तो पेपर में भी शायद कुछ डिफरेंट ही होगा। तो इसलिए सीवीपी में मुश्किलें ये हैं, लेकिन अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें इन्हीं सवालों पे गौर करके कि ये कोई इंपॉसिबल काम नहीं हो रहा है। और चलो बिल्कुल ही कोई गिर पड़ गया, कुछ भी नहीं हो रहा किसी से, तो आपसे टोटल यूनिट्स जैसे तैसे भी हो रहे हैं, आपको नहीं समझ आया था कि ये पहली क्या बनाई है, तो आप टारगेट प्रॉफिट वो 50 मिलियन रख के सवाल सॉल्व कर दें। कौन सा 50 मिलियन? वो जो 500 मिलियन का है, सवाल पूरा सॉल्व यूनिट्स करके उसको बांटे तो सही ना। ये काम करने का हो सकता है 1-2 नंबर मिल जाए, 5 नंबर का सवाल है, कितने का है? 5 नंबर का, तो उस 5 में से 4.5 नंबर इसके थोड़ी है कि जो 1 2 3 1 निकालेगा उसको 4.5 नंबर दे देंगे। ये फार्मूला लगा के टोटल निकालना, फिर उसको 1:4 की रेशियो में बांटना, इसके भी कोई 2 नंबर होंगे। तो अगर आप ये फिगर नहीं गैस कर पाए, जो समझ आ रहा है उसको सॉल्व करके सवाल पूरा करना है। ऑटम 19 डन। अच्छा जी, अब आप एक सवाल पढ़िए,
अच्छा ना, अगला प्लान एक समझिएगा, मेरा आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे ना सीवीपी के लिए अभी कोई तकरीबन 2 क्लासेस चाहिए, और इसके अलावा 2 क्लासेस चाहिए। सुबह तक मैंने यही सोचा हुआ था कि इत्तेफाक से अब वो आखिरी 3 क्लासें एक दिन गई, सीवीपी की ये और 2 और 3, वो तीनों सेम डे में आ गई। हालांकि इनमें मैंने सवाल, क्लास और होमवर्क भी करना होता है, तो उसकी वजह से भी कुछ देर पहले ही मेरे दिमाग साथ साथ चल रहा था। तो मैं ना सीवीपी की ये क्लास, सीवीपी यहीं ब्रेक लगेगी, और लेक्चर 73 ना, तो मुझे 74 और 75 ये मुझे सीवीपी पे और चाहिए होंगे। तो मैं फिर ये जो आज शाम में 2 क्लासें हैं, मैं उसमें 76 और 77 कराऊंगा, जो कि एक एक लेक्चर के छोटे छोटे टॉपिक हैं। एक तो चैप्टर ही फाड़े हो जाएगा, एक लेक्चर में चैप्टर फाड़े हो जाएगा, और छोटा सा चैप्टर है, और एक शॉर्ट टर्म, क्योंकि मैंने अब शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग शुरू करनी है इसके बाद, तो उसमें फिर इसने काम आना है। लर्निंग कर्व एक चीज होती है, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के सवालों में काम आती है। तो ये एक एक लेक्चर की चीज है जो मैंने ये शाम के 2 लेक्चर में पढ़ानी है। तो इसलिए अभी एक सवाल करा के उसका एक थोड़ा सा एडवांस वर्जन होमवर्क दूंगा, और फिर हम मंडे को ये कर रहे होंगे, समझे? ये अभी वाला, ये मंडे, जो कि इसके बाद वाली क्लास, ये ट्यूसडे, और जो आज शाम में 2 हैं वो होंगे, ठीक है? और ये चूंकि गुलबर्ग वाले भी मेरी बात सुन रहे हैं, हेलो, गुलबर्ग वाले भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपको मैं मंडे को ये पढ़ा रहा हूँ, और आपको जो लेक्चर मिल रहा होगा वो ये और ये मिल रहा होगा। तो इन एनी केस सामने बैठे हुए भी, गुलबर्ग वाले भी, एक सवाल अभी कर रहा हूं, उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन होमवर्क है, ठीक है जी? ये सब मिटा दूं। ये पहले समझ लीजिएगा, फिर फैसला करिएगा कि ये नोट करना है कि नहीं करना, और करना है तो कैसे करना है। हमारे जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस हैं उसका बजट बनाया हुआ है ये, लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट का एक प्लान और है, और उनका प्लान ये है कि हम ना इस साल में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। ये भी बजट ही, लेकिन साथ एक नया प्लान भी है, कोई न्यू प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जरूरी नहीं न्यू प्रोडक्ट हो, कोई एक एक्स्ट्रा एक्शन हो सकता है जो हम प्लान कर रहे हो। अगर सवाल में, अच्छा ये इस वक्त मैंने बनाया, यह है, दोबारा बताता हूं। एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस का जो बजट, लास्ट ईयर नहीं कह रहा, एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस का जो बजट है वो ये है। और एक और चीज है जो अभी हमने इसमें शामिल तो नहीं की है, लेकिन वो भी सोच रहे हैं मानल, वो नया प्रोडक्ट भी हो सकता है, वैसे ही कोई नया एक्शन भी हो सकता है कि अगर हम मशीनरी को रिपेयर करा लें,
उसकी कैपेसिटी बढ़ा लें तो इतनी सेल्स और बढ़ सकती हैं। ये नया प्रोडक्ट होना जरूरी नहीं है, मैंने सिर्फ मिसाल नया प्रोडक्ट है, वरना ये कोई ऐसा नया एक्शन है जो इसके अंदर नहीं है। उसके फिर कुछ इजाफी फिक्स खर्चे भी होंगे, नई सेल्स, नई वेरिएबल कॉस्ट, और इस पोर्शन पे प्रॉफिट 15। अगर ये भी कर लें तो फिर हम एंड रिजल्ट प्रॉफिट 90 कमा रहे होंगे। अगर सवाल ये हो कि हम 90 मिलियन कमाना चाहते हैं या 15 मजीद कमाना चाहते हैं, तो बात 90 पे चलेगी। और आपको इसकी इंडिविजुअल डिटेल्स नहीं बताई, और पूछा भी यह है कि अगर हम जो बजट किया था, हम अगर इस बजटेड प्रॉफिट में फलाना फलाना एक्शन ले लें, 15 मिलियन मजीद कमाना चाहते हैं, यानी इन टोटल हम, तो बताएं हमें रिवाइज्ड कितनी सेल्स करनी पड़ेंगी। सवाल दोबारा, काला काला डेटा भी है और टूटा फूटा लाल डाटा, या कम से कम 15 शायद बताया हो, और पूछा हो कि अगर हम रिवाइज्ड 90 कमाना चाहते हैं या 15 मजीद, तो टोटल 90 कमाना चाहते हैं, तो हमें टोटल सेल्स कितनी करनी पड़ेंगी। अब अगर यह पूछा हुआ है तो है टारगेट सेटिंग का सवाल, लेकिन नीला नीला सवाल पूछा हुआ है। इस नीले नीले सवाल में जब हम फार्मूला लगा रहे होंगे तो फिक्स कॉस्ट कितनी लेंगे, फिगर बताइए, 40, और जो आंसर निकलेगा वो ये वाली सेल्स निकलेंगी। लेकिन अगर सवाल में आपको एग्जिस्टिंग का ज्यादा डाटा नहीं, लेकिन इसकी ज्यादा चीजें बताएंगी, नए वाले काम की ही ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, या कोई एक आधी चीज बता दियो तो बता दियो, और पूछा हो कि अगर हम 15 मिलियन मजीद कमाना चाहते हैं तो ये नया प्रोडक्ट कितना बेचना पड़ेगा, अगेन टारगेट सेटिंग है। लेकिन अब नीला नीला सवाल रिक्वायर्ड है कि लाल 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 सवाल रिक्वायर्ड है, और उस फार्मूले में हम टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी ले रहे होंगे, सिर्फ 10। दोबारा, आपको सवाल में अगर कुछ एडिशनल काम करने के लिए भी इंफॉर्मेशन दी हो, वो नया प्रोडक्ट भी हो सकता है, तो आपने सवाल की वर्डिंग से पहचानना है कि ये नीला नीला सवाल है कि लाल लाल सवाल है। अगर सवाल में नॉर्मल एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस का डाटा भी हो या थोड़ा बहुत हो, और कोई एडिशनल काम का भी डाटा हो, तो ये सवाल की वर्डिंग से भी, सवाल के डाटा से भी पहचानना पड़ेगा कि हमें जो टारगेट सेटिंग का सवाल बनाया गया है वो नीली वाली सेल्स पूछ रहा है कि लाल वाली सेल्स पूछ रहा है। तो हमें उस फार्मूले में 40 मिलियन यूज करना है या 10 मिलियन यूज करना है, ये सवाल की वर्डिंग से अंदाजा लगाना पड़ेगा। तो सवाल सिर्फ इस डिफरेंशियल डाटा को लेके भी हो सकता है। तो फिर उस टारगेट सेटिंग के फार्मूले में हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी डिफरेंशियल वाली ही ले रहे हैं, यानी उस फार्मूले में 10 यूज करेंगे, 40 नहीं। ये बात समझे कि नहीं? एक सवाल जो भी कराना है वो पढ़ लें, फिर मैं ये दोबारा से समझा देता हूं ताकि सामने मिसाल होगी ना तो फिर और पक्की बात समझ आएगी। ऑटम 10 पढ़िएगा, ऑटम 10। ऑटम 10 में क्लास में कर रहा हूं, आपने ना इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन ऑटम 16 वो होमवर्क है, लेकिन करना बेटा जरूर है होमवर्क, ये आखिरी महीने के होमवर्क जरूर करने हैं। अभी हम ऑटम 10 पढ़ने लगे हैं, करने लगे हैं, और इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है ऑटम 16, ऑटम 16। जो अभी पढ़ने लगे हैं वो नसीम के नाम से होगा। मेरी बुक में क्वेश्चन 18 ये अभी करने लगे हैं, और इसका जो एडवांस वर्जन होमवर्क है वो आइडियल केमिकल्स के नाम से है, ऑटम 16। आइडियल केमिकल्स ऑटम 16, इसका थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा चलो थोड़ा सा ज्यादा एडवांस। ऑटम 10 अभी कर रहे हैं, ऑटम 16 होमवर्क है। ऑटम 10 पढ़ ले एक बार, उसके बाद मैं ये चीज दोहरा दूंगा, फिर देख लेना कैसे क्या नोट करना है। ऑटम 10 पढ़ ले एक बार, नसीम प्राइवेट लिमिटेड पढ़ ले।
जी सवाल पढ़ा, कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? रिक्वायरमेंट से सेल्स क्वांटिटी वैल्यू टू अचीव टारगेटेड इंक्रीज। लाल वाला सवाल है कि नीला वाला सवाल है? लाल वाला। नीले वाले सवाल के लिए आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का भी डाटा दिया होना चाहिए था। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की क्या सेल प्राइस है, क्या कंट्रीब्यूशन का तरीका है, कौन से वेरिएबल खर्चे आते हैं। एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का कोई सेल कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट का डाटा है? नहीं है। हाँ ये जरूर दी है, ये इसलिए दी है ताकि एग्जामिनर आपको ये लाल वाला 10 निकलवाना चाह रहा है तो उसने आपको सवाल में 30 और 40 दिया हुआ है कि 10 दिया हुआ है, 30 और 40 दिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख होती थी, अब वो 170 हो जाएगी, तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में देखें, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए ना कंट्रीब्यूशन के लिए, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की किधर है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स का तो डाटा ही नहीं है, और वो पूछ भी यही रहा है टू अचीव अ टारगेटेड इंक्रीज ऑफ 4.5 मिलियन। और सवाल में उसने क्लियरली लिखा तो नहीं है कि हम सिर्फ नए प्रोडक्ट का पूछ रहे हैं, लेकिन डाटा है ही सारा सिर्फ नए प्रोडक्ट का, तो इसलिए ये लाल वाला सवाल है। अच्छा है तो होमवर्क सिर्फ रिलेट करने के लिए कह रहा हूं। ऑटम 16 चेक करिए, ऑटम 16 वाले सवाल पे आए। रिक्वायरमेंट देखिए, इस सवाल में जो Z13 था ना, ये वो नया प्रोडक्ट था। तो सवाल की रिक्वायरमेंट में अब उसने क्लियरली मेंशन कर दिया कि Z13 कितने बेचने हैं। इफ IC ये कंपनी का नाम है, एंड स्टैंड टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, एडिशनल वाला प्रॉफिट, तो ये वो लाल वाला सवाल है। इसमें उसने क्लियरली नए प्रोडक्ट का नाम लेके पूछा है, नया है इसलिए बेहतर सवाल था। ऑटम 10 में उसने प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा था, लेकिन डाटा है ही सारे सिर्फ नए प्रोडक्ट का, तो इसलिए ऑटम 10 ये लाल वाला सवाल है। ओके, तो अब आपने ये नीला लाल काला अपने आपको कुछ समझाना है तो समझा लें। है छोटा सा सवाल, ये मैं इधर कर देता हूं। हम ये न्यू प्रोडक्ट के लिए कर रहे हैं, लाल वाला सवाल सॉल्व कर रहे हैं। सेल प्राइस नए प्रोडक्ट की नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, तो हमने जब ये दोनों निकालनी ही है तो इसका मतलब है हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे होंगे, इनटू यूनिट्स यही तो फाइंड करने हैं, माइनस टोटल फिक्स कॉस्ट नहीं पता, इज इक्वल टू ये कितना है, तो नए प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और लाल वाली फिक्स कॉस्ट, एडिशनल वाली फिक्स कॉस्ट। ये लाल वाला सवाल है, ये बात ओके कि नहीं? पहले ये वर्किंग 2 कर देता हूं, ये आसान है जी। टैक्स है इसमें? अच्छा टैक्स मिस हो गया मुझसे, इसमें टैक्स रेट कितना है जी? हाँ वो टैक्स मिस हो गया, डिवाइडेड बाय 65%। ठीक है, फिक्स कॉस्ट, और हमने फिक्स कॉस्ट लेनी है लाल वाली, ये एडिशनल वाली। चलिए पहली लाइन से शुरू करते हैं, कहां कहां है फिक्स कॉस्ट? पहले पैराग्राफ में 3 मिलियन, ये फिक्स कॉस्ट है। ये क्या है? मशीन की कैपेसिटी है। 3 मिलियन रुपए क्या है? ये तो कैपेक्स है ना, ये तो पीपीई है कि एक्सपेंस है? ये पीपी है ना, प्लांट की कैपेसिटी बढ़वाएंगे, ये तो पीपीई है। अगले टेबल में मटेरियल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, वेरिएबल नहीं, आगे अदर एलिमेंट डिटेल्स 0.1, 0.2, 0.3। डेप्रिसिएशन का रेट, तो इस क्या करें इस डेप्रिसिएशन के रेट का? 3 मिलियन पे लगा लें, तो वो जो एग्जिस्टिंग प्लांट 10 मिलियन का है उस बेचारे का क्या?
कुछ भी नहीं, हम ये थोड़ी ले रहे हैं, हम तो ये ले रहे हैं। तो नए प्लांट की डेप्रिसिएशन है 3 मिलियन का 10%, 3 लाख। और इस पे भी मुहतात रहा करें, हर दफा मुझे वैसे याद कराना चाहिए, सवाल ये ख्याल रखना है कि हम साल का सॉल्व कर रहे हैं कि महीनों का, कि 6 महीने का, कि क्वार्टर का। तो इस वक्त हम सवाल कितने अरसे का सॉल्व कर रहे हैं? पूरे साल का। तो इसलिए हमें ये जो पॉइंट नंबर 4 में एक्सपेंसेस दिए हैं ये पर मंथ हैं। तो एडमिन एक्सपेंसेस हो जाएंगे 20,000 इंटू 12, 240। 20,000, ये 150 है, ये 170, तो 20,000। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 540, 540। वर्किंग वन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेल प्राइस, सेल प्राइस पॉइंट नंबर 5, वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25%। तो फिर पहले हमें वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कहाँ है? बस वेरिएबल कॉस्ट कहाँ है? तो वो जो एडमिन सेलिंग है फिर उनको भी साथ जोड़ना पड़ेगा। सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लिखा है तो हमें फिर पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो वो ऊपर दी हुई है। मटेरियल कितना? 2 है। पहला क्या है? नहीं, अंग्रेजी बताए ना, इंपोर्टेड 1.3, और एक कितने का? 750, 975। दूसरा है लोकल 0.5, कितने का? 1। लेबर 2 घंटे इंटू 300, 600। वेरिएबल ओवरहेड्स जी 200 पर लेबर आर। अच्छा, 2 घंटे इंटू 200, 400। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 359। ये तो टेबल में सीधा सीधा डाटा दिया हुआ था। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट ये हमारा एग्जामिनर ने कि पॉइंट नंबर 1 और 2 का क्या करें। अच्छा, पॉइंट 2 का क्या करें? लॉस की रिकवरी वैल्यू है तो यहां से माइनस करनी पड़ेगी। इनपुट होता है 1.3 और 0.5, 1.8, जबकि इससे बनता कितना है? 1.6। तो बाकी किधर चला जाता है? इवेपोरेट हो जाता है। देखें, टोटल नुकसान होता है 0.2 kg, लेकिन जो 0.2 किलो होता है इसमें से कुछ चिड़िया ले जाती हैं और जो बाकी बचता है वो बेचते हैं हम। तो चिड़िया कितनी ले जाती हैं? 5% ऑफ व्हाट जी? 5% ऑफ। तो 1.8 का 5% 0.09। इसका मतलब है कि इस उड़ जाने के बाद जो बाकी वेस्टेज बच जाती है वो 0.11 kg बच जाती है। ये है रिमेनिंग वेस्टेज। और ये हम कितने की बेच लेते हैं? जी 80 रुपए, 0.11, 8.88।
जी 2418 और हम इसमें कंट्रीब्यूशन कितनी शामिल कर लेते हैं 25%। 2400 2400.2 कंट्रीब्यूशन कितनी डालते हैं इसमें 25% ऑफ 25% ऑफ यही वेरिएबल कॉस्ट। ये कैसे पता वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25% यानी इसका 25% 600.05 तो सेल प्राइस होती है 3000.25। तो वो शुरू वाली इक्वेशन में हमने क्या लिखना है फिर 600.05 तो इसको सॉल्व करके टोटल यूनिट्स आ जाएंगे 12437। पूछा क्या था सेल क्वांटिटी एंड वैल्यू 12437 इंटू 3000 37.31 मिलियन। ले जी ये सवाल था। ऑटम 16 होमवर्क है, होमवर्क जरूर करना यार, जरूर जरूर। इसी का ही एडवांस वर्जन है, वो होमवर्क करिएगा। फिर मैं 74 मंडे को और 5 फिर ट्यूसडे को कराऊंगा। चल ठीक है जी, अल्लाह।